हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमेशा की तरह आज मैं सुनाने जा रही हूँ एक हॉरर स्टोरी। एक ऐसी स्टोरी आपको जिससे सुनने में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी आज की कहानी का नाम है एक चेटकिन। चेटकिन औरत का वो खूंखार रूप जिसे कोई सामान्य व्यक्ति देख ले तो वहीं पे मर जाए। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव बेरा की। नवंबर का महीना था, सर्दियां लग चुकी थी। इस वक्त पर रात भी गहरी हो चली थी। गांव में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था क्योंकि गांव के लोग जल्दी सो जाते थे। तो वहीं बेरा से लगे जंगल में सभी जानवर दिन भर के विचरण के बाद सो चुके थे। तो वहीं कुछ कुत्ते आसपास घूम रहे थे, तभी एक काले रंग का कुत्ता सूंघते हुए एक और चल दिया। सूंघते सूंघते वह झाड़ियों के सामने रुक गया। वह रात काफी ठंडी थी और डरावनी भी। वह कुत्ता उस झाड़ी की ओर अपना एक कदम आगे बढ़ाया था कि एक लंबी काली हाथ पलक झपकते उस कुत्ते को झपट ले गई। जैसे ही कुत्ते ने देखा वह डर गया। वह चिल्लाने लगा। उसकी चीख सुन सभी जानवर जागकर इधर-उधर भागने लगे। अपने घरों में पक्षी उड़ आसमान में उड़ने लगे। जंगल में दहशत का माहौल था। कुछ देर में उस कुत्ते की चीख बंद हो गई। उस झाड़ी से कुत्ते का सर लुढ़कते हुए बाहर निकला। उस कुत्ते का सर खून से लहूलुहान था। वह काफी भयानक था। तभी उस झाड़ी से एक बड़ी सी काले रंग की आकृति बाहर आई। उसके बाल लंबे और सफेद थे। उसकी बड़ी बड़ी नाखून थे। उसके एक हाथ में कुत्ते का आधा शरीर था जिससे खून टपक रहा था। उसके होठों के किनारे पर खून लगा हुआ था जिन्हें वह जीभ से चाटने लगी। फिर इस अपनी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखों से उस कुत्ते के शरीर को देखा और अपनी डरावनी आवाज से कहा, हा हा हा, तुम्हारा मांस चखकर मुझे बड़ा मजा आया, लेकिन मेरा पेट अभी नहीं भरा। मुझे लगता है और कोई शिकार ढूंढना ही पड़ेगा, और बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अभी मुझे भूख रहती है। और वह ऐसा करके लगे हुए खून को चाटने लगी। वह हंसने लगी और आसमान में कहीं गायब हो गई, जैसे वो थी ही नहीं। जानवर जो छुप कर उस आकृति को देख रहे थे, उन सभी की आंखों में दहशत साफ दिखाई दे रही थी। उनके सामने बहुत खौफनाक मंजर था। अगली सुबह सभी गांववासी अपने अपने काम में लग चुके थे। वहीं उसी गांव में से एक औरत जिसने गहरे हरे रंग की साड़ी पहनी थी, अपनी दो बकरियों को चारा दे रही थी, जिसका नाम था सीता और गीता। उसने प्यार से राधा ने कहा, अरे सीता, आजकल तू बहुत बदमाश हो गई है। तू बहुत ही आजकल बदमाशी करने लगी। राधा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह अपनी बकरियों को ही सीता गीता बेटियों की तरह पाला करती थी। राधा अपने पति रघु के साथ रहती थी। उनकी कोई भी औलाद नहीं थी। वह इस वक्त खेत में गया हुआ था। तभी किसी ने राधा की चौखट पर दस्तक दी। शायद कोई बूढ़ी औरत थी। उसने अपनी मरी सी आवाज में बोला, कोई है? कुछ खाने को दे दो बेटी। भगवान तुम्हारा भला करे। राधा के कानों में जब यह आवाज आई तब वह बाहर आई। उसने देखा 60 से 65 की करीब की कोई औरत थी जिसके बाल सफेद हो रखे थे। अपनी लाठी के सहारे खड़ी और पीठ बड़ी सी कुबड़ निकला हुआ था। उसके कपड़े जो थे वो पूरे पुराने और फटे हुए थे। राधा ने जब उसकी इस अवस्था को देखा तो उसे बड़ी दया आ गई। उसने कहा, जी माँ जी, आपको क्या चाहिए? आप खाना खाएंगी क्या? तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटी, कुछ खाने को दे दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, बड़ी भूख लगी है। राधा को उस बुजुर्ग महिला को देखकर पीड़ा हुई। वह बोली, रुकिए माँ जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह बोलकर तुरंत राधा अपने घर के अंदर चली गई और कुछ देर के बाद अपना हाथ में भात और सब्जी लेकर आई और बोली, लीजिए माँ जी, खा लीजिए। उस बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए हल्की नम आंखों से कहा, तुम्हारा शुक्रिया बेटी। भगवान तेरी झोली में खुशियां भर दे। बोलकर बुजुर्ग महिला वहां से चली गई। राधा बस मुस्कुरा रही थी। वह कितने समय के लिए मुस्कुराहट थी इसका कुछ नहीं पता था। राधा ने अपनी सीता और गीता बकरी को विचरण के लिए छोड़ दिया। अब शाम हो चुकी थी, लेकिन राधा की बकरी सीता और गीता अभी तक नहीं आई थी। राधा को जब चिंता सी होने लगी तब उसने अपने पति रघु से कहा, सुनिए ना, आज दोनों बकरियां अभी तक नहीं आई हैं। मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है। तब रघु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, आ जाएंगी। तुम फालतू की चिंता क्यों कर रही हो? इस पर राधा ने कहा कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होता। आप जंगल में जाकर देखिए ना, पहले उन्होंने इतनी देर कभी नहीं की।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। रघु ने अपनी पत्नी की इतनी चिंता देखते हुए कहा, ठीक है, तुम खाना बनाओ, मैं उनको लेकर आता हूँ। राधा ने सिर हिलाया। वो अपनी साइकिल पकड़कर बकरियों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया, लेकिन उसको बकरियां कहीं नहीं मिली। अब रात हो चुकी थी, अब तो रघु को भी चिंता होने लगी। रघु ने कहा, अब भी जंगल में काफी थक चुका हूँ। वह घर जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसे कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। वह ताजे मांस की बदबू थी। रघु की धड़कनें काफी जोर जोर से धड़कने लगी। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। रघु ने थोड़ी हिम्मत बांधी और अपने कदम उस बदबू की तरफ बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद रघु रुक गया। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गई, उसके होंठ थरथरा रहे थे, उसके होंठों से अजीब सी आवाज निकल रही थी। वह बहुत ज्यादा घबरा गया था। वह जिस तरफ से बदबू आ रही थी, वह देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने उसकी दोनों बकरियों की मुंडियां पड़ी थी। कुछ ही दूर पर दोनों बकरियों का शरीर था, जिन पर नाम मात्र ही मांस बचा था। आसपास खून भी फैला हुआ था। उनसे भी खतरनाक एक औरत, जिसने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी, वह उसके खून को पी रही थी। रघु की जोरदार चीख निकल गई। रघु ने नाव देखा न था, वह अपनी साइकिल पकड़कर पूरी रफ्तार से वहां से भाग लिया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। रघु जल्दी अपने घर पहुंचा और अपनी साइकिल बिना स्टैंड पे लगाए घर के अंदर की ओर भागा। रघु को सीधा अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगा। राधा, जो अपने कमरे में थी, रघु की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आ गई और पूछा, क्या हुआ? लेकिन रघु कुछ कह नहीं पाया। रघु के मुंह से अब शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो राधा, वो राधा परेशान हो गई। उसने कहा, क्या हुआ? आप तो बकरियों को ढूंढने गए थे ना, क्या हुआ? वो आपको नहीं मिली? लेकिन रघु कुछ नहीं कह पा रहा था। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सीता और गीता का नाम सुनकर रघु की आंखों के सामने फिर से वही भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। रघु यह सह नहीं सका और बेहोश होकर गिर गया। अगली सुबह रघु की आंखें धीमे से खुली। उसने देखा, उसकी पत्नी सिसक कर रो रही थी। रघु, जिसके हाथ में कैनोला लगा हुआ था, बॉटल की ड्रिप चढ़ी हुई थी, वह धीमी आवाज में बोला, क्या हुआ राधा, क्यों रो रही हो? रघु की आवाज सुनकर राधा ने झट से रघु की तरफ देखा और कहा, आपको होश आ गया? आप ठीक है ना? तब रघु ने कहा, हाँ, मैं ठीक हूँ। तब राधा कहने लगी, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। एक तो आप बेहोश हो गए, ऊपर से कल से बकरियों का भी पता नहीं चला। मुझे कितनी चिंता हो रही थी। अब तो आपको बताओ ना, कल क्या हुआ? एक बार फिर से सीता और गीता का नाम सुनकर रघु का रोम रोम कांप उठा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अब वो दोनों कभी नहीं आएंगी। सीता गीता कभी नहीं आएंगी। हमारी बकरियां अब कभी वापस नहीं आएंगी। रघु की बात सुनकर राधा ने कहा, क्यों? क्यों नहीं आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? तब रघु ने आंख बंद कर कहा, क्योंकि अब दोनों इस दुनिया में नहीं है। रघु ने पूरी बात अपनी पत्नी को बता दी, जिसे सुनकर राधा की रूह कांप उठी। रघु ने कहा, दो बहुत भयानक थी राधा, जितनी भयानक कि किसी भी इंसान की रूह कांप उठ जाए। कल रात अगर मैं समय पर नहीं आता तो शायद मेरी भी वही हालत हुई जो बकरियों की हुई है। राधा सदमे में थी। उसने कहा, कौन थी वो? तब रघु ने कहा, वो एक चेटकिन थी जो जानवर और इंसान का मांस खाकर अपनी उम्र बढ़ाती है। उस चेटकिन की बुरी नजर हमारे गांव में पड़ चुकी है। जब मैं जंगल में सीता और गीता को खोज कर रहा था, तब मुझे कई जगह पर जानवरों के कंकाल मिले। मुझे लगा शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। उन सब का शिकार उस चेटकिन ने ही किया है। उनके साथ में नींबू, बंधन, चावल, पूरे काले जादू का सामान मिला। यह सुनकर राधा ने परेशानी से कहा, अगर ऐसा ही रहा तो चेटकिन पूरे गांव को तबाह कर देगी। क्या हम उस चेटकिन को यहाँ से भगा नहीं सकते क्या? तब रघु ने कुंती से कहा, देखो देखो राधा, मैं सिर्फ चेटकिन के बारे में सुना था। मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। और जितना मैंने चेटिन के बारे में सुना है, चेटिन को हरा पाना बहुत मुश्किल है। चेटकिन एक प्रतिशोधी महिला की आत्मा होती है। ये बहुत ही खतरनाक होती है। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए हम कल ही गांव छोड़कर चले जाएंगे। राधा अपने पति की बात टाल नहीं सकी। दूसरे दिन ही रघु और राधा गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन कर गए। लेकिन बेरा इस गांव को चेटकिन की नजर लग चुकी थी। चेटकिन अब जंगल के साथ साथ गांव के जानवरों को भी अपना शिकार बनाने लगी। धीरे धीरे गांव के जानवर खत्म होने लगे। वह गांव धीरे धीरे अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा था।
मुर्गियां, गायें, भैंस, बकरियां सब चेटकिन का शिकार होने लगे। एक समय ऐसा कि गांव में जानवर ही खत्म हो गए। कुछ गांव के वासी चेटकिन के खौफ से गांव छोड़कर जाने लगे, तो कुछ लोग गांव में ही रह गए। एक दिन की बात है, फिर से वही बुजुर्ग औरत लाल फटी हुई साड़ी पहने भीख मांगने एक घर के सामने आकर रुक गई। उस बुजुर्ग महिला ने जब भीख की गुहार लगाई, तब एक औरत जिसका नाम रीना था, हाथ में कटोरा लेकर बाहर आई। जब उसने उस बुजुर्ग महिला को देखा तो पूछा, अम्मा, मैंने आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, आप कहाँ की हो और कौन हो? तब उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरा नाम मालती है, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं पास के गांव की हूँ। मुझे मेरे बेटे बहू ने घर से निकाल दिया है। इस गांव से उस गांव खाने की तलाश में भटकती हूँ। यह सुनकर रीना ने कहा, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ अम्मा। ये बोलकर कटोले का चावल मालती की झोली में डाल दिया। तभी वहां 6 साल का बच्चा खेलते हुआ आया, रीना से चिपक कर गया और कहने लगा, मालती ने कहा, यह बेटा तुम्हारा है? तो रीना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह मेरा बेटा है। मालती ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, बड़ा ही प्यारा बच्चा है, बोलकर वहां से जाने के लिए मुड़ गई। रीना को मालती से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी, जैसे खून और मांस, जो मालती के जाने के बाद चली गई। इधर मालती जा रही थी, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने कहा, सब मारे जाएंगे, सब। कुछ देर चलने के बाद मालती एक सुनसान जगह पर पहुंच गई और आसपास देखने लगी। जब उसने पूरी तरह से रेकी कर ली तो असली रूप में आ गई। हाँ, यह चेटकिन थी, जिसके सफेद लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह 6 फुट से भी ज्यादा लंबी थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसके पैर विचित्र और डरावने थे, जिन पर उसने पायल पहन रखी थी। जिसका चेहरा काफी भद्दा था, इसे पहचानना भी मुश्किल था। तो वहीं उसकी आंखें लाल लाल और बड़ी बड़ी थी। उसके हाथ में लाल लाल चूड़ियां थी, किसी दुल्हन के होते। उसके सर लाल चुनर, उसके माथे पर बिंदिया थी। उसने 16 श्रृंगार कर रखे थे। वो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। चेटकिन जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे पूरे गांव में गूंज गई। हा हा हा, अब सब मारे जाएंगे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, मेरे बदले की आग में तुम सब मारे जाओगे। यह कहकर फिर से हंसने लगी। उस चेटकिन ने अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहा, आज पूर्णमासी की रात है, आज मुझे इंसानी खून चाहिए, मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। वो इंसानी बच्चा, वो उसे आज मैं जरूर खाऊंगी। यह कहकर वह आसमान में गोल गोल घूमने लगी। फिर उस चेटकिन ने उसी बुजुर्ग महिला का रूप धारण कर लिया और वह गांव की तरफ निकल पड़ी। वह चेटकिन कुछ दूर खेल रहे रीना के बेटे छोटू के दूर पास पहुंची। अपने केश से एक बाल निकालकर उसके छोटू की तरफ फूंक मारा, जिससे छोटू खेलना बंद करके रुक गया और वह सम्मोहित हो गया और वह चेटकिन की तरफ चलने लगा। छोटू जंगल की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए और चेटकिन ने अपने काले जादू से छोटू को सम्मोहित कर लिया। चेटकिन के होठों पर कुटिलता की मुस्कान थी। छोटू चलते चलते जंगल के अंदर जा पहुंचा, जहां एक झोपड़ी थी। छोटू उस झोपड़ी के अंदर चला गया, जहां एक तरफ आग जल रही थी और इस झोपड़ी पर मृत जंगली जानवरों के अवशेष पड़े थे। छोटू होश में आया और वापस जाने लगा, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। चेटकिन वहां पहुंच चुकी थी। चेटकिन ने कहा, कहाँ जा रहे हो बच्चे? अभी तो तुम्हें मेरा शिकार होना है। छोटू रोने लगा और रोते रोते वहां से भागने लगा। चेटकिन ने तुरंत उसको अपने हाथों से दबोच लिया। चेटकिन ने छोटू को अपने लंबे बालों से धर दबोचा। कहाँ जा रहे हो छोटू? अभी तो मुझे तुम्हें खाना है। छोटू चेटकिन को डरी नजरों से देख रहा था। चेटकिन की बातें सुनकर जोर जोर से रोने लगा, लेकिन चेटकिन इससे परेशान हो गई। उसने कहा, अरे, ये बच्चे कितना रोते हैं। चेटकिन ने छोटू के सामने बालों को जोर जोर से हिलाने लगी, जिससे छोटू सम्मोहित होकर शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई। फिर चेटकिन ने छोटू को एक तरफ रख अपने पूजा की अपनी तंत्र मंत्र की तैयारी करने लगी, जिससे वह और शक्तिशाली हो सके। उसने छोटू को एक साइड में कर दिया और अपने सामान को इकट्ठा करने लगी। इधर रात हो चली थी। रीना का रो रो कर बुरा हाल था। छोटू को पूरे गांव में ढूंढ लिया था, लेकिन छोटू का कहीं पता नहीं चल रहा था। रीना रोते हुए बोली, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दो, मुझे बच्चा चाहिए। रीना के पति अमन ने नम आंखों से कहा, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमारा छोटू कहीं नहीं मिला। यह सुनकर रीना और जोर से रोने लगी। तभी जिन बच्चों के साथ छोटू खेल रहा था, वे बच्चे आए। उनमें से एक लड़का बोला कि
चाची चाची, हमने छोटू को जंगल की तरफ जाते हुए देखा है। जब हमने पूछा कहाँ जा रहे हो तो उसने कहा मुझे अम्मा के पास जाना है। यह सुनकर रीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा यह कैसे हो सकता है? अभी जंगल वो कभी गया ही नहीं। कहीं उस चेटकिन ने तो। तब उसने अमन से कहा, रीना को बीच में ही टोक काटते हुए कहा, तुम शांत हो जाओ, अभी जंगल की ओर जाता हूँ। बोलकर वह जाने लगा। तब रीना ने कहा, रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मुझे लग रहा है जरूर चेटकिन ने मेरे छोटू के साथ कुछ किया होगा। अमन भी अपनी पत्नी को कुछ नहीं कह सका। वह जंगल की तरफ मशाल लेकर गांव वालों के साथ निकल पड़ा। उन्होंने सारे जंगल को छान मारा, लेकिन किसी को छोटू का पता नहीं चला। तभी उन्हें एक आग जलती हुई दिखी। सभी उस झोपड़ी की तरफ चल पड़े। अमन ने धीरे से आवाज लगाई, कौन है झोपड़ी में? कौन है झोपड़ी में? उन्हें कोई आवाज किधर से भी नहीं आई। फिर वे सब सारे झोपड़ी पर पहुंच गए। अमन ने आवाज लगाते हुए कही फिर से, कोई है यहाँ पे? उस झोपड़ी से मालती रूपी चिटकन अपने डंडे के सहारे बाहर निकली और कहा, क्या हुआ बेटा? सभी यहाँ इस वक्त क्यों घबराए हो? क्या हुआ? तब रीना रोते हुए बोली, अम्मा, आपने मेरे बेटे छोटू को देखा है क्या? आज शाम से नहीं मिल रहा है। तब मालती रूपी चिटकिन ने नाटक करते हुए कहा, तुम तो वही हो ना जिसके घर में आज सुबह गई थी? रीना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी माँ जी, मैं वही हूँ। आपने मेरे छोटू को कहीं देखा है क्या? तब मालती ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं बेटी, मैंने तो कहीं नहीं देखा। बड़ा प्यारा बच्चा था, कहाँ गुम हो गया? यह सुनकर रीना का चेहरा मुरझा गया। तब मालती ने कहा, दुखी मत हो बेटा, तुम्हारा बेटा जरूर मिल जाएगा। रीना ने भी हाँ में सिर हिला दिया। रीना और अमन सभी वहां से जाने लगे। तभी अमन को कुछ ऐसा दिखा कि वे वहीं रुक गया। अमन को रुकता हुआ देखकर रीना भी रुक गई। रीना ने अमन से कहा कि क्या हुआ? तो अमन की नजरें, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने मालती के पीछे उन्हें एक बच्चे का पैर दिख रहा था। दोनों को समझते देर न लगी। अमन और रीना को समझ में आ गया कि ये हमारा ही बच्चा है। उन्होंने चेटकिन को धक्का दिया और झोपड़ी के अंदर चले गए। उसके साथ ही गांव वाले भी अंदर चले गए, लेकिन अंदर का मंजर बहुत खौफनाक था। अंदर छोटू का सर धड़ से अलग था। आसपास नींबू धागे और कुछ तंत्र क्रियाओं के साधन थे। रीना की चीख उस झोपड़ी में गूंज उठी। वह काफी दर्दनाक था एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे की लाश को इस तरह से देखना। रीना घुटनों के बल बैठकर छोटू के सर को पकड़कर रोने लगी। उन्हें अजीब सी हंसी की आवाज आने लगी। सबने पीछे मुड़कर देखा तो मालती अपने असली रूप में आ चुकी थी। चेटकिन का वह खतरनाक रूप जिसे देखकर हर इंसान जानकर हलक तक बिल्कुल डर जाए, उसका वो खतरनाक चेहरा जिस पर खून के छींटे थे। चेटकिन अपनी तेज रफ्तार से रीना के पास आई और छोटू का सर छीन लिया। रीना के सामने छोटू के सर से खून पीने लगी। सभी अपनी जगह ऐसे लगा जैसे जम गए हों। सब ऐसे डर गए, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन क्या करे। उस सभी अपनी जगह में एकदम से जैसे जम जाते हैं, बर्फ की तरह जम गए। सभी गांव वाले डरे हुए थे। सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए। चेटकिन उन सभी के गोल गोल घूमने लगी। गांव वाले इस नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होगा। चेटकिन हंसते हुए बोली, तुम सब मारे जाओगे, मेरे प्रतिशोध की आग में तुम सब जलोगे, तुम सब जलोगे, हा 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 हा। चेटकिन अब हवा में उड़ रही थी। वह एक तरफ से नाच रही थी। गांव वाले मौका पाकर वहां से भाग गए। उन पर चेटकिन ने हमला किया, जिनसे उन्हें गंभीर चोटें लगी। लेकिन लेकिन अब वो सब भाग गए थे। अब चेटकिन ने उस छोटू को मार दिया था। उस रात गांव वाले अपने घर पहुंचकर अपने बच्चों को पकड़कर उस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर चल दिए, क्योंकि गांव को चेटकिन छोड़ने वालों में से नहीं थी। अब बेरा का सर्वनाश हो चुका था, जिसकी खबर आसपास के गांव वालों को भी पड़ चुकी थी। इसलिए पड़ोसी गांव वाले चिटकिन से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करते रहते थे, लेकिन हार मानने वालों में से तो नहीं था। चिटकिन भी कम नहीं थी, जो अपने प्रतिशोध में पागल हो चुकी थी। जिसकी तलाश में वह भटक रही थी, वही बेरा से थोड़ी दूर पर लगे गांव में रात का वक्त था। एक लड़का बस से उतरा और गांव की तरफ चल पड़ा। वो गांव की चौखट पर कदम रखने ही वाला था कि उसे ठंड में ठिठुरती हुई शॉल ओढ़ी एक बुढ़िया दिखी। वह लड़का बोला, जो कि शहरी लग रहा था, बोला, इतनी ठंड में बूढ़ी औरत यहाँ पे क्या कर रही है? वह लड़का उस बूढ़ी औरत के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, अरे अम्मा, आप यहाँ क्यों बैठी हो? वो भी इतनी ठंड में, आपको ठंड नहीं लग रही क्या?
तब उस बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, उसने पलकें खोली और मरी सी आवाज में कहा, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुमको? तब उस लड़के ने कहा, अम्मा आप यहाँ इस ठंड में क्यों बैठी हैं? अपने घर क्यों नहीं जाती? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा मैं कमजोर हो चुकी हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मेरे पास यही मेरा घर है। ये नौजवान लड़का बोला, ठीक है अम्मा। बोलकर लड़का बुढ़िया को हाथों का सहारा दिए गांव के अंदर जाने लगा। लेकिन जब एक गांव की चौखट पर कदम रख रहा था, बुढ़िया उससे दूर जा गिरी। लड़का हैरान होकर बोला, अम्मा क्या हो गया? दूर क्यों चली गई? आप ठीक तो है ना? तब उस बुढ़िया ने घबराते हुए कहा, उंगली से उस चौखट की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो लाल रंग, जो लाल रंग, उसे दूर फेंको, मुझे पसंद नहीं है। उस लड़के ने उस बुढ़िया के इशारे पर चौखट की तरफ देखा, जहां पर लाल रंग के कपड़े की पोटली बंधी हुई थी। उस पर हल्दी कुमकुम लगा हुआ था। यह देखकर लड़का हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, ओहो अम्मा जी, आपने तो डरा ही दिया, ये तो सिर्फ एक पोटली ही है, इससे आप क्यों डर रही हो? तब अम्मा ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे मुझे इससे बहुत डर लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लाल रंग से बहुत डर लगता है। सुनकर लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात, लो अभी आपका डर खत्म कर देता हूँ। बोलकर लड़के ने उस अभिमंत्रित पोटली और मोली को दूर निकालकर फेंक दिया। उसके बाद उस बुढ़िया की तरफ आकर बोला, चलिए अब सब ठीक है। बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब तो सब ठीक है। उस लड़के ने उस बुढ़िया को उसके घर तक छोड़ा। तब उस बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। तब उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ के जमींदार दीपेश का पोता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ। बोला यश अपने घर की ओर प्रस्थान किया, लेकिन वह नहीं जानता था उसने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। पीछे खड़ी चेटकिन यश को बड़ी नफरत से देख रही थी। उसने कुटिल मुस्कान लिए कहा, शिकार खुद शिकार होने आया है, अच्छा है, बरसों पुराना बदला लेना है मुझे तुझसे लड़के। ये बोलकर चेटकिन वहां से आसमान में उड़ गई। यश हवेली के सामने पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, दादाजी, दादाजी देखो मैं आ गया। उस लड़के की आवाज सुनकर एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया। उसने सामने खड़े लड़के को देखा तो वह खुश हो गया। वह बोला, अरे रेखा कहाँ हो? बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर रेखा बाहर आई। जब सामने खड़े लड़के को देखा तो खुश हो गई। उसने कहा, यश मेरा बेटा, बोलकर यश के गले लग गई। तब उस बूढ़े आदमी जिसका नाम रितेश था, वो इतनी देर कैसे लग गई? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं। तब यश ने कहा, क्या बताऊं, आपके बेटे मुझे काम में बहुत काम करवाते हैं। वैसे दादाजी लाल रंग से किसी को डर लगता है क्या? विश्राम कर लो बेटा, अभी तुम बहुत थक गए होगे। तब दीपेश और रेखा ने कहा, क्या हुआ, तुमने कहाँ देख लिया? यही खड़े होकर सब पूछ लोगे क्या? अंदर नहीं आओगे क्या? यह कहकर वे यश को अंदर ले गए। उन तीनों के अंदर जाने के बाद एक दीवार से काली परछाई बाहर आती है, जिसकी आंखें लाल थी। उन तीनों को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। वह कुछ देर के बाद आसमान में उड़ गई। उसके बाद एक आदमी अपने काम से बाहर की तरफ जा रहा था। तब उसकी नजर गांव की चौखट पर पड़ी, जिसे देख वो आदमी हैरान रह गया। वह तुरंत डर से घबराते हुए गांव के तांत्रिक के घर भागा। बाबा जी कहाँ गए आप? तभी तांत्रिक जो अपनी पूजा पाठ कर रहा था, वह उस आदमी की आवाज सुनकर बाहर आया। बोला, क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? तब उसने कहा, बाबा जी किसी ने वो अभिमंत्रित पोटली जो आपने गांव की चौखट पर बांधी थी, वह वहां नहीं है, किसी ने उसे वहां से हटा दिया है। तब तांत्रिक बहुत ज्यादा डर गया। बोला, अरे अब तो वो चेटकिन फिर से गांव में आ गई होगी, अब तो अनर्थ हो जाएगा। यह कैसे हो सकता है? ये किसने किया? चेटकिन का प्रकोप फिर से गांव पर बरसेगा, चेटकिन इस गांव में फिर से हमला करेगी। तब उस आदमी ने कहा, बाबा जी आप घबराएं नहीं, आप अभिमंत्रित पोटली बांध दीजिए, जिससे वह चेटकिन फिर कभी नहीं जा सकेगी। तांत्रिक ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, बेटा इतना आसान नहीं है चेटकिन को हराना, अब तक तो वो गांव में आ गई होगी। तब उसने कहा, अब क्या करें बाबा जी? तांत्रिक ने कहा, तुम जाओ अपने काम पर, उस चेटकिन को पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा सोचना होगा। वह ये ठीक है, यह कहकर वह चल पड़ा। तांत्रिक ने उसे पोटली वाली बात गांव वालों को या फिर किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो सब डर जाएंगे। जिसका नुकसान यह हुआ है कि धीरे धीरे चेटकिन जानवरों की हत्याएं करने लगी। तभी वह एक एक करके
किसी के जानवरों को मार देती, किसी की गाय भैंस को मार देती। एक रात की बात है, रेखा और दीपेश अपने कमरे में थे। दीपेश अपने बिस्तर पर बैठकर कुछ किताबें पढ़ रहा था। तब रेखा ने आते हुए कहा, कितना प्यारा है ना हमारा पोता। अच्छा हुआ हमने उस कलमुही से हमारे बेटे की शादी नहीं की, वरना आज उसे कलमुही ने हमारे बच्चे, हमारे पोता पोती होते। तब दीपेश ने रेखा को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ रेखा, यश सुन लेगा। तब रेखा ने कहा, नहीं सुनेगा, वो सो गया है। तब कहने लगा दीपेश, लड़की से इतनी घिन आती थी उससे, अच्छा हुआ वक्त रहते हमने उस लड़की को रास्ते से हटा दिया। आधी बात बोलकर दीपेश चुप हो गया। रेखा ने कहा, छोड़िए भी, फालतू में अपना मुंह क्यों गंदा कर रहे हैं। उस नौकरानी की बेटी कलमुई के लिए, वैसे भी वह तो अब मर गई है। बोलकर रेखा अपने बिस्तर पर सो गई। दीपेश जी भी सो गए। इस बात से अनजान के उनके कमरे के बाहर उनका पोता यश उनकी सारी बातें सुन चुका था। उसे बात सुनकर काफी हैरानी हो रही थी। यश ने खुद से कहा, दादाजी ऐसा कर रहे थे? दादाजी ने किसी का मर्डर किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने अपने कानों से सुना, क्या वो सच है? यश अपने कमरे में चला गया, लेकिन जब से अपने दादाजी के मुंह से ये सब सुना था, उसे चैन नहीं आ रहा था। इसलिए वह रात भर सो नहीं पाया। यश इस बारे में जानना चाहता था, इसलिए उसने मौका पाते ही अपने घर के पुराने नौकर रामू को किसी काम के बहाने से बाहर लेकर गया। पहले तो रामू ना नुकर करने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूर होकर, बहुत ज्यादा डांटने पर उसने कहा कि आप है ना छोटे मालिक, वादा कीजिए ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। यश ने कहा, तुम उसकी फिक्र मत करो, जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ। तब रामू ने कहना शुरू किया, बात आज से 22 साल पहले की है। उस वक्त तुम्हारे पापा सुरेश कॉलेज की छुट्टियों से आए थे। हमारे घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी मालती, जो कि उस वक्त 18 साल की थी, हवेली में अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए आया करती थी, जिसे तुम्हारे पापा अक्सर छेड़ा करते थे। शुरू शुरू में मालती तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। फिर एक दिन मालती की माँ बीमार हो गई, जिसका इलाज करने के लिए मालती के पास पैसे नहीं थे। तब तुम्हारे पापा सुरेश जी ने मालती की माँ का इलाज करवाया। बस यहीं से मालती के दिल को तुम्हारे पापा भा गए। धीरे धीरे मालती और सुरेश का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों को पता ही नहीं चला कब दोनों अपनी सीमाएं लांग गए। इसकी खबर जब बड़े मालिक को पता चली, उन्होंने पापा को बहुत डांटा। तब आपके पापा ने मालती से ही शादी करने का फैसला सुना दिया। तब बड़े मालिक ने कहा, सुरेश को तुम्हें किसी बार से काम से बाहर भेजना है, तुम बाहर जाओगे, बहुत जरूरी काम है। मालती को फिर काम से निकाल दिया। इसी बीच मालती पेट से हो गई। तब वह, उसकी माँ भी बीमार हो गई। उसने कहा, ऐसी ऐसी नौकरानियों की लड़कियों से शादी करेंगे तो हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मालती ने कहा, सिर्फ आपको ही पता है कि मैं गर्भवती हूँ। इस पर मालिक ने चाकू, जो फल की टोकरी पर सामने रखा हुआ था, उस चाकू को उठाया और मालती के पेट में दे दिया। यही नहीं, 20-22 चाकू से वार किए। मालती ने वहीं दम तोड़ दिया। बड़े मालिक ने बहुत बुरी तरीके से उसको मारा। उसकी माँ अपनी बेटी की याद में तड़प तड़प कर मर गई। बड़े मालिक ने तुम्हारे पापा की शादी जबरदस्ती तुम्हारी माँ से करवा दी। उस वक्त मैं नया नया काम पर आया था, इसलिए बड़े मालिक ने मुझे पैसे देकर चुप करवा दिया। अपनी बात बोलकर रामू चुप हो गया। वहां पर यश के रंग उड़ चुके थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दादाजी ने यह सब किया है। रामू ने आगे कहा, छोटे मालिक, एक बात और बतानी है। मैं जानता हूँ आप शहर के रहने वाले लोग हो, इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, मालती की आत्मा भटक रही है और अभी कुछ पहले ही गांव की चौखट पर वो सुरक्षा कवच भी हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा बच कर रहिएगा। यश ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। दूसरे दिन यश कुछ दिनों के लिए काम से बाहर चला गया। पूर्णमासी की रात थी। दीपेश और उसकी पत्नी रेखा इस बात से अनजान थे कि चेटकिन आजाद हो चुकी थी। रात का वक्त था जब दीपेश और रेखा दोनों पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। उस हवेली के बाहर एक काली परछाई आई, जिसने शॉल ओढ़ रखा था। उसने एक शॉल को दूर फेंका और उस हवेली को बड़ी नफरत से निहारने लगी। वह चेटकिन थी, मालती। उसने अपनी डरावनी आवाज में कहा, अपने बेटे के लिए मुझे मारा था ना, आज देखना तुम मैं दोनों को कैसे मारती हूँ। पहले तुम दोनों को मारूंगी, फिर तुम्हारे पोते को मारूंगी। बोलकर चेटकिन जोर जोर से हंसने लगी। उसने एक हाथ में मटकी पकड़ी हुई थी, जिसमें लाल रंग का मिश्रित कुछ द्रव सा पदार्थ था। उसने हवेली के बाहर
गोल घेरा बनाने लगी। शायद वह खून से बना था। जब चेटकिन ने पूरी हवेली के बाहर खून से घेरा बना लिया, उसकी जादुई शक्ति चरम सीमा पे थी। हाथों में नींबू और दो काले रंग के गुड्डे गुड़िया थे। उसकी आंखें लाल लाल जल रही थी। उसके होंठ कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। दिखने में काफी भयानक लग रही थी। चेटकिन ने उन गुड्डे गुड़ियों पर तंत्र किया। उसने दीपेश को सम्मोहित कर लिया, जिसे अगले ही पल दीपेश अपनी नींद से उठे और उन्होंने अपने कमरे पर दीवार पर टंगी तलवार को निकालकर अपनी पत्नी रेखा के पेट पर वार किया। रेखा जी की एक पल में ही जान निकल गई। दीपेश जी भी वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने रेखा पर कई बार वार किया। उन्होंने जब तक वार किया जब तक कि रेखा के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए। पूरा कमरा खून से भर गया। बिस्तर जहां पर रेखा सोई थी वह पूरा खून से भर गया था। इधर चेटकिन जो गुड्डे पर अपनी तंत्र कर रही थी, एक गुड़िया पर खून निकल रहा था। अगले ही पल उस चेटकिन ने दूसरे गुड्डे पर भी चाकू से वार किया। इसके साथ ही दीपेश जी ने खुद पर भी वार कर दिया और वे वहां पर ही ढेर हो गए। वहीं पे उनकी प्राण पखेरु उड़ गए। इसी कारण उनकी भी मौत हो गई। बाहर खड़ी चेटकिन ने गुड़िया गुड्डे को फेंका और किसी पागल की तरह नाचने लगी। उसने नाचते हुए तकरीबन आधे घंटे हो गए। चेटकिन को पता ही नहीं लगा कि कोई उसे अजीब तरीके से देख रहा है। तभी यश की आवाज आई, हेलो, आप कौन है? यहाँ पे क्या कर रही हैं? यह सुनकर चेटकिन रुक गई। उसने मुड़कर यश की तरफ देखा। यश को देखकर चेटकिन के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। चेटकिन ने यश के ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और कहा, बिल्कुल अपने बाप पर गया है, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मैं पूरे वंश को खत्म कर दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बोलकर चेटकिन चीख पड़ी और उसने अपने बाल में से एक बाल को तोड़कर यश के ऊपर फेंक दिया। यह बाल उसके गले में फंस गए। उसके गले को कसने लगी। यह सब इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि यश को समझने का मौका ही नहीं मिला। यश का दम घुटने लगा और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ। उससे बोला ही नहीं जा रहा था। उसका दम घुटने लगा। तभी इतनी ही देर में उसने चेटकिन ने यश पे वार किया। 4-5 लोग थोड़ी सी देर में मशाल लेकर खड़े थे और साथ में उनके तांत्रिक भी था। तांत्रिक के हाथ में एक छोटी सी मटकी थी। तांत्रिक कड़क आवाज में बोला, जाओ और छोटे मालिक को लेकर आओ। तब पीछे खड़ा आदमी यश को लेने चला गया। जब वह यश को अपने पास लेकर आने लगा तो चेटकिन ने अपना जादू फिर से किया, पर इस बार चेटकिन का जादू नहीं चल सका। तांत्रिक ने फिर कहा, जाओ हवेली देख कर आओ, बड़े मालिक और मालकिन को देख के आओ। यह सुनकर चेटकिन जोर जोर से हंसने लगी। इतनी भयानक लग रही थी कि वहां खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सभी डर गए थे। तांत्रिक ने कहा, जाओ हवेली को देख कर आओ। तब चेटकिन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, जाओ जाओ। तुम्हारे मालिक की बिस्तर पर मरे पड़े हैं। उनकी लाश पड़ी है खून से लथपथ। जाओ जाओ उनकी लाश को देखो। यह सुनकर यश की आंखें पनीली हो गई। उसका दिल जोर जोर से घबराने लगा। तांत्रिक ने चेटकिन पर वार किया। पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था उन्होंने? चेटकिन ने कहा, बदला लिया है, बदला। मैंने अपनी मौत का बदला। इस पूरे वंश को खत्म कर दूंगी, पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। चेटकिन ने इतना कहा ही था कि तांत्रिक ने अपने हाथ में पड़ी मटके से पानी को चेटकिन के ऊपर छिड़क दिया, जिससे चेटकिन जलने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर तांत्रिक ने जल्दी जल्दी आसपास एक गोल घेरा बनाया। चेटकिन ने भागने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने उसके बालों को पकड़ लिया था। चेटकिन की सबसे बड़ी यही कमजोरी थी। उसके बालों में ही उसकी शक्तियां थी। वह बहुत ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी चीख पूरे गांव में गूंज रही थी, जो कि बेहद डरावनी थी। सभी तांत्रिक के साथ आए लोगों ने उसके ऊपर कपूर और पवित्र जल छिड़कने लगे। तांत्रिक भी उसके ऊपर मंत्र पढ़ने हुए नींबू और बंधन का छिड़काव करने लगा। उस चेटकिन को मशाल से आग लगा दी। उसके साथ ही चेटकिन उस आग में जलने लगी थी। चेटकिन दर्द से चिल्लाने लगी, मदद की गुहार लगाने लगी, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आया। चेटकिन राख बनकर हवा में उड़ चुकी थी और जिस जगह वह जली थी वह जगह पूरी तरह से काला हो गया था। यह सब यश के लिए काफी डरावना और नया था। यश हवेली के अंदर गया। वहां उसने अपने दादा दादी को मृत अवस्था में देखा। यह उसके लिए बहुत दर्दनाक था। उसने देखा दीपेश और रेखा को मुखाग्नि दी। वह गांव छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। अब बेरा गांव चेटकिन के कहर से हट चुका था। अब गांव पहले जैसा ही सुखमय हो गया था। दोस्तों, मेरी कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।